दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग सीडीपी के तहत आज एक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। गौर कीजिएगा, वैसे डेवलपमेंट होती क्या है इसके बारे में तो आपने काफी लेक्चर सुना होगा। जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, न केवल मानव में होती है बल्कि यह प्रक्रिया हर जीव में होती है। और यह विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वह बच्चे के गर्भ यानी गर्भावस्था, जब बच्चे गर्भ में होते हैं उस समय से शुरुआत हो जाती है, यानी भ्रूण से स्टार्ट होता है और वह कब्र तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीव के जो विकास की प्रक्रियाएं होती है वह बाहरी रूप से होता है, और दूसरी बात कि इसे हम फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं बच्चे के, उसी का नाम है डेवलपमेंट, विकास। लेकिन हमें पढ़ना है विकास की अवस्थाएं। आखिर जब बच्चे का विकास होना शुरू होगा, जब बच्चे ने इस दुनिया में आने के लिए कदम रखा होगा, उससे भी पहले की बात करिए, जब उस सेल्स की बात कीजिए, जब माता और पिता के मिलन के बाद दोनों जो होते हैं, एक छोटे से फ्यूटस का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और वही जाइगोट जो तेजी से वृद्धि करते हुए 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह के बाद एक पूर्ण बच्चे के रूप में जब इस नई दुनिया का एक पहली दर्शन करते हैं, तो आखिर विकास जब होना शुरू हुआ होगा भ्रूण से, तो वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती, कैसे चलती है। वैसे कहा जाता है कि जब वैदिक काल की बात करें, गुरुकुल की बात करें, तो उस समय चूंकि मनुष्य का जीवन काल तो काफी लंबे हुआ करते थे, तो उस समय मनुष्य की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। 4 स्टेजेस से होकर हमारा पूरा लाइफ साइकिल चलता था, जिसमें पहला था जन्म से लेकर आप जो कहते थे 25 वर्ष की अवस्था है, जिसे हम ब्रह्मचर्य अवस्था कहते थे। ब्रह्मचर्य अवस्था जिसमें हमें अपनों से दूर रखा जाता था, मोह माया से दूर रखा जाता था। और 25 से लेके 50 वर्ष की जो अवस्थाएं हुआ करती थी, वह अवस्था कहलाता था गृहस्थ आश्रम का, जिसमें उस बच्चे का शादी विवाह करके और घरेलू जीवन को वो संभालना पड़ता था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीसरा जो था 50 से लेके 75 वर्ष की अवस्था है। तो 50 से लेके 75 वर्ष की अवस्थाएं जो थी वानप्रस्थ अवस्था था, जिसमें बच्चे जो होते थे वह अपने घर को छोड़कर और अपने परिवार या बच्चे को छोड़कर वह वनों की ओर चले जाते थे। 75 से लेके 100 वर्ष की जो अवस्था होती थी अंतिम अवस्था, जिसमें वह सारी चीजों को त्याग कर और संन्यास ग्रहण कर लेते थे। संन्यास अवस्था भी हम लोग कहते हैं उसको। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी जो है हम अपने मानव के विकास की अवस्थाओं को जनरली जो पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे भ्रूण अवस्था से। यानी सबसे पहला जो अवस्था आएगा, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड, जो कि गर्भधारण से शुरू होकर और 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताहों तक चलता है। दूसरी अवस्थाएं जो होती है विकास की, वह होता है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसको हम लोग इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं, यह जन्म से लेके और 2 वर्ष तक चलती है।
और तीसरी अवस्थाएं जो होती है बाल्यावस्था, जो कि आपकी 3 वर्ष से लेके जनरली 11 वर्ष या 12 वर्ष तक चलती है। अब बाल्यावस्था को भी 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होगी वह होती है आपकी 3 से लेके 7 वर्ष तक या 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक। उसके बाद शुरुआत हो जाती है किशोरावस्था की, जो कि 11 से लेके 18 या 12 से 18 या 13 से भी कभी कभी लिखा रहता है, तो 12 से 18 या 19 वर्ष होता है, लेकिन WHO के अनुसार यह जनरली 10 से 19 वर्ष मानी जाती है। और किशोरावस्था के बाद शुरुआत हो जाती है प्रौढ़ावस्था की, जो जनरली 21 से लेके, अब प्रौढ़ावस्था को 2 भागों में पढ़ा जाता है, पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। पूर्व प्रौढ़ावस्था जो होती है जनरली 19-20 से लेकर 40 वर्ष तक होती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 40 से लेकर जनरली 60 या 65 वर्ष होती है। और उसके बाद वृद्धावस्था आती है, जो कि 65 वर्ष से लेकर और जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम लोग सबसे पहले मानव विकास की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, मानव विकास एक, आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे एक महत्वपूर्ण पीरियड होता है मनुष्य का, क्योंकि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो हमेशा एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो विकास की अवस्थाएं होती है क्या वह योगफल के रूप में काम करता है, या घटाव के रूप में काम करता है, या भाग के रूप में काम करता है। तो सिंपली जो विकास की प्रक्रियाएं होती है वह हमेशा गुणनफल के रूप में काम करती है। और एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो विकास की अवस्थाएं होती है वह आनुवंशिकता और वातावरण का एक प्रोडक्ट होता है। तो विकास की जो अवस्थाएं होती है वह काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से सभी जो होती है अवस्थाएं जुड़ी होती है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी वह पूरी तरह से कह सकते हैं कि टूट सा जाता है। अगर एक अवस्था का विकास सही ढंग से नहीं होता तो दूसरे जो अवस्थाएं होती है वह प्रभावित हो जाती है। और बच्चे का विकास जैसा होना चाहिए था, एक समाज का एक सृजनात्मक बच्चा जो होता, जो समाज के लिए बहुत सारे चीजों देख कर जाता, जो हमारे समाज के एक कह सकते हैं कि संसाधन का काम करता, समृद्धि का काम करता, वो सारे जस का तस पड़ा रह जाता है और वह एक असामाजिक तत्व बनकर और हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही हानिकारक होते हैं और बहुत ही घातक साबित हो जाते हैं। तो जो एक बच्चा जो एक अच्छे नागरिक बनता, इस विश्व के कल्याण में हिस्सेदारी अपनाता, वह केवल अवस्था के विकास के कारण वह प्रभावित हो जाता है। जनरली आप सभी को पता है कि हम लोग जो बिलोंग करते हैं भारत देश से, वो एक विकसित देश है और यहाँ पे अधिकांश जो बच्चे होते हैं जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन न तो उनका वजन सही होता है। वैसे भारतीय बच्चे का जो जन्म होता है अगर सही कहा जाए तो वो 2.5 kg से लेकर 3 kg होता है। जनरली बच्चे जो होते हैं 2 से 4 kg तक जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2.5 से 3 kg का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। उसके बाद तो होता क्या है कि चूंकि यह देश उतना तो गरीब अमीर है नहीं, ये तो गरीब देश है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्भ धारण तो हो जाती है, लेकिन उसे माता का उतना ख्याल नहीं रखा जाता, उस तरीके का परिवार नहीं मिलता है और परिवार में बहुत सारे क्लेश होते हैं, द्वेष होते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ धार्मिक मान्यताओं का काफी प्रचलन है। इसलिए लोग समझते हैं कि अगर स्त्रियां गर्भ धारण के बाद अगर वह रामायण का पाठ करे, महाभारत का पाठ करे, अच्छे वातावरण में रहे, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, तो वो बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसी गलत है, चूंकि जो माँ को पसंद होती है अगर उस तरीके का वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जाए तो बच्चे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर माँ को रामायण पढ़ने का शौक नहीं है, उसे इच्छाएं नहीं है, तो अगर कितना भी पढ़ा लेंगे तो वह एक गलत कह सकते हैं कि बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का विकास सबसे अच्छा हो तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तो हर कोई होता है, हर अवस्थाएं होती है, लेकिन जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस समय बच्चे को ना हम देख सकते हैं, ना उसे हम कह सकते हैं कि उसकी आंतरिक इच्छाओं को भी हम समझ सकते हैं। तो उसे कह सकते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं माता के, उसके अनुसार से उसका हम देखभाल भी करते हैं। अब तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड या अनेक प्रकार के यंत्र आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम बच्चे का समय समय पर जांच भी करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो विकास की अवस्थाएं का पहला अवस्था हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे पूर्व प्रसूति काल या जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं, जो कि आपने सुना भी है कि 280 दिन में, महीना में किया तो 9 महीना 10 दिन और सप्ताह में अगर हम कहें तो 40 सप्ताह का होता है।
काफी खास पीरियड। और याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब से होती है? प्रसव पूर्वावस्था की शुरुआत जो होती है यह होती है गर्भ धारण से, कंसेप्शन से होती है, वुम्ब से होती है, और यह जन्म तक चलती रहती है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। अब होता क्या है कि इसमें बच्चे को आंतरिक वातावरण प्रभावित करता है। चूंकि आप एक और बात समझेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि केवल आंतरिक वातावरण ही प्रभावित करे, बाहरी वातावरण जो होते हैं वह भी प्रभावित करते उस बच्चे को। आप यह कैसे करते हैं? तो अगर मान लीजिए कि माँ के घर में बच्चे पल रहे हैं और बाहरी वातावरण, मान लीजिए कि उस बच्चे के जो पिता है वह अगर शराबी है, या अगर वह आक्रामक स्वभाव के हैं, या वह अच्छे स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, असामाजिक तत्व हैं, तो क्या होगा कि वह होने वाले बच्चे की मां को पर जाकर जुल्म ढाएगा, और जिसके कारण मां भी क्या होगी? प्रभावित हो जाएगी, और जिसके कारण बच्चे भी प्रभावित, यानी बच्चे को वो सारी परिस्थितियां प्रभावित करेगी प्रसव पूर्व काल में जो उस मां को प्रभावित करेगी। दूसरी बात, आपने एक पढ़ा था, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ऑटिज्म नाम का। ऑटिज्म जो होता है वह बीमारी यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर मान लीजिए कि बच्चे माँ के घर में है और उस समय माँ जो है अगर नशा पान करती है या किसी प्रकार के टॉक्सिन का प्रयोग करती है या वैसे दवा का प्रयोग करती है जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उस समय बच्चे में ऑटिज्म की बीमारी भी होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑटिज्म पता कब चलता है? तो आप जानते हैं कि करीब 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक जन्म के बाद पता चलता है, जब ध्यान देंगे। उसके बाद प्रसव पूर्वावस्था को हम 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, यानी प्रसव पूर्वावस्था को 3 स्तरों कह सकते हैं, 3 स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है जर्मिनल पीरियड, जिसे अंकुरन अवस्था कहते हैं, जिसमें आप जानते ही हैं कि मेल और फीमेल के जो संगम होता है उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसमें विकास की प्रक्रिया काफी तीव्र गति से होती है। दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे का भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, और भ्रूण को भी हम लोग 3 स्तर में पढ़ते हैं, 3 प्रकार से। पहला होता है एक्टोडेरस, जिसमें बच्चे का नाखून एवं बाल का विकास होना शुरू होता है। दूसरा होता है मेसोडेरस, जिससे मांसपेशियों का निर्माण इसमें होता है, मसल्स का निर्माण होता है। और तीसरा होता है, इसको कहते हैं एडोडेरम, जिसको शरीर के आंतरिक अंगों जैसे दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, इन सब का विकास होना शुरू हो जाता है, जो कि आंतरिक अंग होते हैं। तो ये है आपका पहली अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें समय समय पर देखभाल की भी जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि इस अवस्था में सही से माँ का देखभाल नहीं किया गया तो उसके बच्चे पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि बच्चे जो हो जाए इसी के कारण, अगर मान लीजिए कि माँ को किसी कारण से चोट लगी है, किसी प्रकार की हानि पहुंची है, तो कभी कभी बच्चे के बहरा होने की भी संभावना रहती है, बच्चे की मांसपेशियों का सही ढंग से विकास होने की भी संभावना नहीं रहती है। प्लस हो सकता है कि लंगा लुजरा जो बच्चा भी वो भी इसमें जन्म ले सकता है, यानी बहुत सारे समस्याएं आ सकती है। तो ये प्रथम अवस्था, इसमें विशेष आवश्यकता होती है, चूंकि हम इसे देख नहीं सकते हैं, ये केवल फील किया जाता है और अल्ट्रासाउंड या अन्य तरीके से। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी प्रेफर करते रहते हैं कि आप 15 से 20 दिन के अंदर जांच करवाते रहें और नियमित आप दवा जो दिए जाती है उसका भी सेवन करें। तो चूंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। तो देखते हैं दूसरा स्टेज जो है इन्फेंसी स्टेज, जिसे शैशवा अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो शैशवा अवस्था जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है, और बच्चे जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्थाओं में शैशवा अवस्था में होते हैं। और इस अवस्था में समझिएगा सेंसेज आर टीचर, जनरली जो होते हैं बच्चे के सेंस जो होते हैं वही शिक्षक होते हैं। बच्चे सेंस के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो बहुत सारी चीजों को सीखना प्रारंभ कर देते हैं। आप सभी को पता है कि 5 सेंसेस जो होते हैं, जैसे जो आपकी आईज होती है, आंखें होती है, वो जनरली क्या करती है? देखने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अनुकरण करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद आपका जो नोज होता है, नोज यानी जिसे आपको कहते हैं, नोज मीन्स नाक नहीं, तो नाक से क्या करते हैं बच्चे? स्मेल करते हैं। उसके बाद ईयर होते हैं कान,
और कान से बच्चे जनरली किसी भी आवाज को लिसन करते हैं, सुनने का काम करते हैं, ईयर जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद आपका जो टंग होते हैं, जीभ, जिससे आप टेस्ट लेने का काम करते हैं, और जो स्किन होता है जिससे फील किया जाता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जो सेंसेस होते हैं, वही शिक्षक होते हैं। बच्चे इसी के माध्यम से अनुकरण करके किसी भी चीज को सीखते नहीं। इसीलिए आप बच्चे को बच्चा न समझे। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा होता है वह सामने वाले के जो व्यवहार होते हैं उसको अच्छी तरीके से अनुकरण करते हैं। इसीलिए अब माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे के सामने एक आदर्श रूप में पेश आए। यानी अगर आपको लड़ने झगड़ने का भी मन हो तो आप बच्चे से दूर जाकर किसी कमरे में या कहीं पे भी लड़ाई करें। दूसरी बात, बच्चे के सामने बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छे उस समय एक अनुकरण करता होते हैं। और हर चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि अभी बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं होता है, वो हर चीज़ों को सीख रहा होता है। कभी कभी देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वह गलत तरह के व्यवहार करने लगते हैं, तो वो सारा उसके माता पिता का ही देन होता है। तो हर व्यवहार को उस समय ध्यान रखना चाहिए। आवाज को ध्यान से बच्चा सुनता है, किसी भी तरह की आवाज होती है तो वह सुनता है, उसका अनुकरण करता है, उसके बारे में सोचता है, नहीं थॉट पर। आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने कहा भी है कि बच्चे में सबसे जो पहले भाषा के संबंध में उन्होंने कहा कि सबसे पहले थॉट आती है तब लैंग्वेज आती है। यानी बच्चा सबसे पहले सोचना प्रारंभ करता है, उसके बाद भाषा का रूप आता है। अब समझिएगा, अनुकरण से सीखते हैं बच्चे, आवाज को ध्यान से सुनते हैं, और सबसे अधिक शारीरिक विकास, सबसे अधिक तीव्र गति से अगर शारीरिक विकास की बात करेंगे तो वह होता है आपका शैशवावस्था में। बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। इस ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे को किसी दोस्त या किसी के साथ खेलना पसंद नहीं होता, वो खुद अकेले खेलते रहता है। इसीलिए देखिएगा कि जब उसके सामने आप देखेंगे कि बच्चे के सामने खिलौना को लटका दिया जाता है, बच्चा उसी से खेलते रहता है। और हम लोग उसके सामने एक झुनझुना लटका देते हैं, घंटी लटका देते हैं, क्यों पता है? या इसीलिए, और बजा के चेक किया जाता है कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि कान से बहिरा हो। तो वो जो माँ बाप होते हैं वो जांचते रहते हैं, बजा कर देखें कि उसकी तरफ बच्चा ध्यान करता है। अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वह उसे अगर कान से संबंधित समस्याएं होगी तो वह घंटी बजाने के बाद वह उस तरफ नहीं मुड़ेगा। इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में घंटी को बजाकर देखा जाता है। दूसरी बात, बच्चे को एक और चीज की जाती है, बोली जाती है। तो बोली जाए तो कान का चेक हो जाता है। अब एक चीज और होता है, जब आप कोई भी चीज का उच्चारण करते तो बच्चा भी अपने लोल को, यानी हो सकते कि ओठ को विचका के वह भी बोलने का प्रयास करता है। अब आइए आगे, बच्चे सबसे ज्यादा कल्पनाशील, इसी में सबसे ज्यादा इमेजिन करते हैं। चूंकि अनुकरण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले विचार आना शुरू हो जाता है उसके माइंड में। सजीवता, एनिमिज्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा जा रहा था और उसके पैर में अगर ठेस लग गई है तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जब उसकी माँ उस वस्तु को जिसमें उसको ठेस लगा था उसको पीटना शुरू कर देती है, दो चार झापट लगा देती है, तो बच्चा खिलखिला जाता है। यानी वह समझता है कि जिस प्रकार से हमें दर्द होती है उसी प्रकार से उसे भी दर्द होती है। उसके बाद एनिमिज्म आ जाती है, अहम केंद्रित होता है बच्चा। बच्चे खुद से ही मतलब रखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, और यह जो होती है दूसरे पर उतना ज्यादा कह सकते हैं कि विचारों को नहीं वह ध्यान देता है। अहम केंद्रित होता है, अपने आप में मशगूल रहता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में कमी होती है, क्योंकि बच्चा अभी माँ के पास है, जन्म से 2 साल का कितना छोटा बच्चा होता है, तो सामाजिक और नैतिक मूल्य में कमी होती है। क्योंकि बच्चा अभी समाज में गया नहीं है, समाज तो परिवार है ही, लेकिन छोटा रूप है उसका, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड फैमिली। बट सामाजिक और नैतिक मूल्य में कमी होती है, क्योंकि अभी वो ग्रुप के साथ खेलने नहीं गया है, अभी बच्चा कर सकते हैं कि विभिन्न समूहों में शामिल नहीं हुआ है, समाज के रीति रिवाजों से भी उतना परिचित नहीं है, तो सामाजिक और नैतिक मूल्य में कमी होती है। नैतिक मूल्य का मतलब होता है जिसमें बच्चा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलते आ रहे हैं, वो होता है नैतिक मूल्य, जिससे बच्चा सही और गलत का
एक पैमाना सेट करते हैं तो उसमें कमी आती है। देखिएगा, संस्कृति, संस्कार और नैतिक मूल्य क्या होता है? गलत और सही के बीच फर्क करना कि सही है कौन सा, गलत है। लेकिन क्या है, क्या लगता है आपको कि आप जो समझ रहे हैं सही, क्या दुनिया में वही सही होगा हर जगह? क्या आप जो गलत समझते हैं कि हर जगह वही गलत होगा? अपने सोसाइटी के अनुसार नैतिक मूल्य का निर्माण होता है। हर समाज का अपना एक नैतिक मूल्य होता है। मान लीजिए कि कहीं पे ऐसी परंपरा बनी होगी जहां पे हो सकता है कि बच्चे को पीटने पर उसे सही माना जाता होगा। जब छोटा बच्चा गलत करता तो पीटने पर सही माना जाता होगा, तो वहां के बच्चे ही समझेंगे कि यह सही है और नहीं पीटना क्या होगा, गलत होगा। तो ये डिपेंड करता है। जैसे आपके परिवार में मान लीजिए कि सुबह उठकर नहाकर खाने को सही माना जाता हो, तो बच्चा भी समझेगा कि यही सही है और बाकी सब गलत है। लेकिन वैसे भी तो समाज होंगे जहां पे पहले खाना खा लिया जाता होगा, तब नहाया जाता होगा, स्नान किया जाता होगा, तो उसके लिए वो सही होगा। आपके समाज में जब आएगा तो कहेगा कि ये गलत कर रहा है। तो गलत और सही की जो सोच होती है वह आपके संस्कृति यानी आपके रीति रिवाज और मूल्यों पर आधारित होते हैं। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि दुनिया में न तो कोई चीज सही होती है न कोई गलत होती है। ये आपके सामाजिक मान्यता और सामाजिक जो परंपराएं बनाई गई है उसी के अनुरूप होती है कोई चीज का सही या गलत। इसी पर एक और चीज समझ सकते हैं, पाप और पुण्य की भी बातें जब करते हैं हम लोग, तो पाप और पुण्य भी जो होती है इसे दुनिया में हम तभी पाप करते हैं जब सामने वाले की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं। नहीं, मान लीजिए कि मेरे पास सोना है और आपने सोना ले लिया हमसे और मेरी मर्जी थी कि ठीक है हम दे दे उसे, तो ये पुण्य है। लेकिन अगर मेरा सोना आपने उठाकर भाग गए, मेरे दिल को दर्द पहुंचा, तो ये आपके लिए पाप कहलाएगा। आगे समझिए, शब्द की अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। चूंकि बच्चे जो होते हैं इस समय शब्द की अनुकरण, यानी बच्चे जो होते हैं सामने वाले की आवाजों को सुनते हैं, सामने वाले की कह सकते कि शब्दों को ध्यान से सुनता है और अनुकरण करता है, वैसा ही बोलने का भी प्रयास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण तो आ जाते हैं इसमें 9 से 11 महीने में वस्तु अस्थायित्व। आपने देखा होगा कि बच्चे के सामने मान लीजिए कि मारकर दिखाते हैं और उसको छिपा लेते हैं, तो बच्चा भी समझता है कि इस दुनिया में ये चीजें नहीं है। 9 से 11 महीना से पहले बच्चे को कोई भी वस्तु दिखाई जाती है और कहा जाता है, तो बच्चा वो रोता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो वस्तु सामने नहीं है वह दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नहीं, इसी तरीके से माँ भी कभी कभी अपने क्या करती है कि जब अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और जब वो खोलती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देता है। क्यों हंसता है? क्योंकि अभी उसमें वस्तु अस्थायित्व की गुण नहीं आया। वो लगता है कि ढक देने के बाद उसकी माँ गायब हो गई, लेकिन जैसे ही हटाया जाता है तो बच्चा हंसता है, उसे लगता है कि फिर से आ गया। लेकिन इसमें वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या है? अगर अब बच्चे को 9 से 11 महीने के बाद, अब जरूर नहीं कि सब बच्चे में आ जाएगा 9 से 11, चूंकि एवरेज की बात होती है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। देखिएगा, मान लीजिए कि बच्चे को मैंने मार्कर दिखाया और मैंने कहा कि कौवा ले गया, तो अब बच्चा बहुत तेज हो गया है। अब बच्चे में 9 से 11 महीने के बाद वस्तु अस्थायित्व आ गई है। बच्चा जोर से चिल्लाना शुरू करेगा जब तक कि उसको दे नहीं दीजिएगा और सामान नहीं। यानी बच्चा समझता है कि हमारे आंखों से दूर होने पर वह वस्तु गायब नहीं हुई, बल्कि वह एग्जिस्ट करती है, वो है। बच्चा 12 से 18 महीने में चलना भी प्रारंभ कर देता है। जनरली 18 से 24 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन 12 से 18 महीने में चलना प्रारंभ करता है। तो ये था आपका दूसरा अवस्था, शैशवावस्था, काफी महत्वपूर्ण अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को लाड़ प्यार की जरूरत होती है, अच्छे शब्दों की जरूरत होती है, बच्चे को डांट फटकार से दूर रखा जाए। अगर आपने इस अवस्था में बच्चे को डांट फटकार किया है, आपने बच्चे के जो बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे से अनुकरण नहीं किया है, तो आपका बच्चा बाल्यावस्था में जाकर हो सकता है कि क्रोधित स्वभाव का, आक्रामक स्वभाव का, या खिज यानी खिन्न खिन्न करने लगेगा। वह खीज से उत्पन्न हो जाती है, हर चीज से चिड़चिड़ा रहता है, बच्चे प्रसन्न नहीं रहते हैं, वह जोर से चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना प्रारंभ कर देता है। तो यह अवस्था काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली अवस्थाएं हैं जन्म के बाद की, तो हर माता पिता का कर्तव्य है कि इस अवस्था पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर यह अवस्था प्रभावित हो गई तो अगला अवस्था भी प्रभावित हो जाएगा। हाँ, इस अवस्था में शरीर का विकास तेज गति से होता है, इसलिए एक चीज और ध्यान रखेगा, उसे सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए बच्चे को वैसे खाद्य पदार्थ का, अभी तो माँ के दूध ही पूर्ण होते हैं, इसके लिए जन्म से 2 साल
6 महीना तक ही होती है। तो 6 महीना के बाद से आप इसको हल्का सा आप वैसे पदार्थ दीजिए जो कि एक तरल पदार्थ के रूप में भोजन दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रोटी वोटी खिलाना प्रारंभ करें, उसको तरल रूप में दीजिए। तरल का मतलब होता है कि लिक्विड रूप में होना चाहिए, यानी आप उसे कहते हैं कि उसे क्या कर सकते हैं, उसमें वाटर पानी मिलाकर और वो उसे लसलसा बनाकर दिया जाए। तरल पदार्थ का नहीं दिया जाए। रोटी वोटी वो मत दीजिएगा अभी 6 महीना के जस्ट बाद। तरल पदार्थ खिलाइए ताकि अभी बच्चे सुपाच्य कर सके। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और उसके बाद बच्चा हर चीज को वो खाना प्रारंभ कर देगा और उसे पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगी। यह प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर बच्चे में प्रोटीन का सही मात्रा नहीं दी जाए, यानी बच्चे को केवल रोटी अभी तो रोटी चावल दे नहीं रहे हम लोग, उसको लिक्विड में दे रहे हैं, तो लिक्विड के रूप में उस तरीकों को उस चीज को दिया जाए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, नहीं, ताकि शरीर, क्योंकि प्रोटीन शरीर निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। अगर आप नहीं देते हैं प्रोटीन तो बच्चे में बीमारियां हो सकती है और वह बीमारी जो होती है वो बच्चे के लिए काफी घातक हो सकती है। आप देखते होंगे कि कभी कभी बच्चे में क्या होती है, अच्छे पौष्टिक तत्व न मिलने के कारण पेट निकल सा जाता है और शरीर ऐंठा रहता है, हड्डी निकला रहता है। नहीं, ऐसे जनरली क्वासियोरकर और मेरास्मस नामक बीमारी इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बच्चे में क्या होती है, और कभी कभी बच्चे का देखिएगा वजन तेजी से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारे कुपोषित बच्चे जो होते हैं उसका एक तो मानसिक विकास नहीं हो पाता, बौद्धिक विकास, हर विकास वह रुक सी जाती है वहां पे। इसलिए बच्चे को पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में इस अवस्था में दिया जाए। चूंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का या स्वस्थ आत्मा का वास होता है, और अगर आपने इस उम्र में उसे पौष्टिक तत्व नहीं दिया तो आपका बच्चा जो है हर तरीके से लचर जाएगा, पिछड़ जाएगा। अगली अवस्था की ओर अब हम बात करेंगे, तीसरी अवस्था जिसका नाम है एडोलसेंस, नहीं है नाम उसका, अगर सोच रहे तो गलत है, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। तो ध्यान देते हैं, तीसरी अवस्था चाइल्डहुड बाल्यावस्था 3 से 11 वर्ष है। वैसे देखिएगा इससे हम 2 भागों में पढ़ेंगे चाइल्डहुड को। एक होता है जिसे कहते हैं प्री चाइल्डहुड, जिसे पूर्व बाल्यावस्था हम लोग कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा होता है लेटर या इसी को पोस्ट चाइल्डहुड कहते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड कहते हैं। तो पोस्ट चाइल्डहुड जो होता है उसे हम हिंदी में उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यह आपकी होती है 3 से लेके 6 या 7 वर्ष, और यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। देखिएगा जनरली पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसे हम लोग जानते हैं प्री गैंग एज के नाम से। प्री गैंग एज मतलब पूर्व दल या समूह की अवस्था, समूह बनने से पहले की अवस्था। इसी को हम जानते हैं प्री स्कूल एज के नाम से, यानी स्कूल से पहले की अवस्था है, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष में तो स्कूल जाना प्रारंभ करता है। और इसे हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉय एज, खिलौनों की आयु के नाम से, टॉयज एज कहिए चाहे टॉयज कहिए, खिलौनों की आयु के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि खिलौनों की आयु किस उम्र को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा अब गैंग में रहना शुरू कर देता है, गैंग एज के नाम से जाना जाता है, समूह या दल की अवस्था कहा जाता है। इसे हम लोग स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल जाना शुरू कर दिया बच्चा। और इसे प्ले एज यानी खेलने की आयु के नाम से भी जाना जाता है। अब जनरली देखते हैं बाल्यावस्था में क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समूह में बच्चा, चूंकि अब बच्चा घर से बाहर निकला है, स्कूल नहीं, अब बच्चा घर से बाहर निकला है तो उसको दोस्त मिला है, उसके आस पड़ोस के लोग मिले हैं, उसको शिक्षक, बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, तो समूह में अब रहना बच्चा प्रारंभ कर देता है। सृजनात्मकता का विकास, अब बच्चे जो होते हैं अपने तरीके से नए नए चीजों को बनाने में, सोचने में, समझने में लगाता है। नहीं, बच्चे अब क्रिएटिव हो जाते हैं, बच्चे खुद से कुछ काम करना शुरू
करते हैं और वो नए रूप देना शुरू करते हैं। वास्तविक से संबंध, अब बचता रियलिटी से इसकी मुलाकात होती है, वास्तविकता से, दुनिया से अब उसे मुलाकात होती है। किस प्रकार का है, सामाजिक और नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। चूंकि बच्चा घर से निकलकर समाज में आया है, बाहर आया है आस पड़ोस में, तो समाज और नैतिक विकास भी होता है। बच्चों में अब सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का भी विकास हो जाता है। क्यों? कि उसके दोस्त होंगे, उसके पड़ोस होंगे, उसके लोग जो मित्र और सारे जो लोग होंगे, उनसे अब वो सीखते हैं सहयोग करना, प्रेम करना, सहानुभूति जताना भी सीख जाते हैं। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। वो नई नई चीजों को देखकर वो नई नई तरह के क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है और उसको जानने की इच्छा करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बच्चों में आज्ञाकारिता का गुण भी विकास हो जाता है। खिलौनों की आयु के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चा मूर्त वस्तुओं पर सोचना भी शुरू कर देता है। मूर्त वस्तु क्या है? जैसे मैं आपके सामने हूं तो मैं आपके लिए क्या हूं? मूर्त हूं, यानी जिसे हम टच कर सकते हैं। तो मत कहिए कि सर आपको तो हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऑफलाइन पर रहते तो आप मुझे देख सकते थे। नहीं, जो वस्तु जैसे मार्कर, इसको देखो हम अभी टच कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मूर्त वस्तु है। जो आपके सामने होती है आंखों के, वह आपका मूर्त होती है, चाहे टच करिए चाहे नहीं। लेकिन जो आपकी आंखों से दूर होता है वह आपका अमूर्त। जैसे अभी अगर मैं कहूँ कि बताइए दिल्ली के बारे में, दिल्ली में जो आगरा है, नहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पड़ती है वो, तो उत्तर प्रदेश की जो आगरा शहर है जहाँ पे ताजमहल है, तो आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या आपके सामने है वो वस्तु? नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो अमूर्त चिंतन है। लेकिन इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं पर सोचना शुरू करता है। जब उसके सामने रखी जाती, मान लीजिए कि बॉटल एक दिखाई जाएगी, तो बच्चा बॉटल के बारे में भी क्या करेगा? सोचना प्रारंभ कर देगा। बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चल जाता है। अब बच्चा जानने लगता है पुरस्कार और दंड का प्रभाव। बच्चा माँ बाप के साये से परे बालकों की संगत पसंद करता है। बच्चा माँ बाप की बातों में कम और अपने दोस्तों की संगत में ज्यादा रहते हैं और उस समय ज्यादा बातें भी उनकी अच्छी लगने लगती है। और एक सबसे बेहतरीन जो कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, ओडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का भी विकास हो जाता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है जानिएगा। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रॉयड। तो फ्रॉयड ने कहा कि हमारे बच्चे के अंदर इस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास हो जाता है। ओडिपस क्या होता है? तो एक लड़के का अपनी माता के प्रति प्रेम भाव दिखाना और माता से लगाव होना, माता की हर बातों को पसंद करना, माता के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। यानी उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं विपरीत लिंगी लोगों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। और ये जो लड़का होते हैं वह अपने विपरीत यानी सेम जो लिंग होते हैं, जैसे पिता, उनसे द्वेष भावना रखता है, उससे मन मुटाव रहता है, उनसे ज्यादा लगाव नहीं होता, आकर्षण नहीं होता है। यानी जो भी बातें करनी होती है वो अपनी माँ से ज्यादा करते, खुलकर वो उनके साथ रहते भी हैं। लेकिन इलेक्ट्रा क्या है? तो इलेक्ट्रा जो होती है एक लड़की का अपने पिता के प्रति आकर्षण का भाव रखना, जिज्ञासा का भाव रखना और उनके साथ ज्यादा समय गुजारना, बातें करना उसे पसंद होता है। लेकिन माता से द्वेष भावना रखती है, माता के संगत में रहना वह ज्यादा पसंद नहीं करती है। यानी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण इसमें पाया जाता है। तो सिंपल समझिएगा, ओडिपस में लड़का अपने माता के प्रति प्रेम भाव रखेगा और इलेक्ट्रा में एक लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षण भाव रखेगी। और क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के जो ग्रंथि होती, भावना ग्रंथि, उसमें एक लड़के जो होते हैं अपने पिता से द्वेष भावना रखते हैं, द्वेष यानी बैर, तो वो ओडिपस में रखते हैं नहीं। और एक लड़की अपने माता से द्वेष भावना रखती है, वह इलेक्ट्रा में रखती है। तो ये था आपका तीसरी अवस्था, चाइल्डहुड, बहुत इंपॉर्टेंट, बाल्यावस्था। और अब हम लोग लास्ट स्टेज देख रहे हैं जो है आपकी एडोलसेंस या किशोरावस्था। तो विकास की वैसे तो अनेकों अवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग 4 ही अवस्थाएं के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं चौथा अवस्था जो है किशोरावस्था, जो 12 से 18 या 19 वर्ष तक भी मानते कुछ मनोवैज्ञानिक, लेकिन WHO के अनुसार यह 10 से 19 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था जिसे एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है।
क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता है तो बहुत अच्छे गुण विकसित करता है, और अगर बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, और इस अवस्था को तूफान अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तूफान, तनाव तथा संघर्ष का समय होता है, यानी अडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपने सुना, स्टैनले हॉल एडोलसेंस को स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था कहते हैं, पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, यानी यह जो होती है तूफान और तनाव की अवस्था होती। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे किशोरावस्था में जब जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मानसिक, शारीरिक बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं, चूंकि हम लोग का परिवेश इस प्रकार से होता है कि यहाँ माता पिता अपने बच्चे को एक दोस्त के समान नहीं देख पाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो बदलाव आते हैं वो माँ बाप को खुलकर वो बच्चे नहीं बता पाते हैं, और माता पिता भी कभी भी उससे पहले उसे समझाने की प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण उस जो परिवर्तन आते हैं उसके शारीरिक रूप से, वह उसे एक अजूबा सा बदलाव की ओर ले जाता है, और उसके मन में अनेकों प्रकार के जो कह सकते हैं कि विचार आने लगते हैं, और बच्चा जो होता है वो बेचैन रहने लगता है, उस नए बदलाव को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और जिससे हमेशा वह तनाव की अवस्था में रहता है। क्योंकि हम लोग का समाज इस प्रकार से बना हुआ है कि हम कुछ वैसे बातें होते हैं जो सीक्रेट, जिसको हम कहते हैं गुप्त बातें होती हैं, जो शारीरिक बदलाव से रिलेटेड होते हैं, वो खुलकर हमारे समाज में बोलने का एक कह सकते हैं कि विचार नहीं आता है। लोग उस तरीके का कह सकते हैं कि उसे गलत समझना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण बच्चे में अनेकों परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चे को इस अवस्था के आने से पहले ही मान लिया जाए कि बच्चे को 9 से 11 साल के बीच में ही उनको आने वाले आगे की जो 12 के बाद शुरू होती है परिवर्तन, उसके बारे में अगर खुल के बातें की जाए, दोस्त के समान उसको बताया जाए, तो वो आसानी से उसे झेल लेते। तो स्टैंडर्ड होने से तूफान एवं तनाव की अवस्था भी कहा। इस अवस्था में शारीरिक विकास में काफी हद तक परिपक्वता भी आ जाती है। परिपक्वता जिसका अर्थ है अवस्था प्लस हम लोग अनुभव कहते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से अगर कहा जाए तो वो होती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में कि पूर्व बाल्यावस्था में? तो शारीरिक विकास सबसे ज्यादा जो होती है वह शैशवावस्था में होती है, लेकिन भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से जो होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम लोग टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था को प्ले एज, खेलने की आयु के नाम से भी जाने जाते हैं। किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से बौद्धिक विकास या मानसिक विकास होता है। भाषाई विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। बच्चों में मानसिक विकास हो जाता है नहीं, इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करते, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन समझते हैं ना? बच्चे जो होते हैं उसके सामने अगर चीज नहीं भी है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो बच्चे उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उस पर समस्या का हल निकालना भी शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को आपने कहीं पे घुमाने के लिए ले गए थे, मान लीजिए कि आप कहाँ पे गए थे? वैशाली ही गए थे, और जब हम बच्चे को यहाँ पर क्लास में वैशाली के बारे में चर्चा करते हैं तो वह उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसके सामने पिक्चर आना शुरू कर देता है। तो वो अमूर्त चिंतन होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम फील करते हैं और उसको सोचते हैं। बच्चा प्रतियोगिता, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। बच्चे समवयस्क या हम उम्र पीयर ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है। माँ बाप से ज्यादा अपने हम उम्र साथियों के बातों को वो मानते हैं। व्यवसाय चुनने की अवस्थाएं होती है, बच्चे अपने अपने व्यवसाय में लग जाते हैं कि अब क्या करना है, कौन सा व्यवसाय चुनना है।
माता पिता से ज्यादा समवयस्क की बातें ज्यादा समझ आती है उनको। संघर्ष और उलझन से भरा अवस्था, चूंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी तो देखिएगा कि क्लास जब टीचर नहीं होते हैं तो इसमें बहुत सारे, सब तो ऐसे नहीं होते हैं, जैसे कुछ अपने में या तो लड़कियां या लड़के अपने में मशगूल रहते हैं, लड़का अपना पढ़ाई करते रहता है, लड़की अपना, टीचर नहीं तो भी। लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं जो एकांत खोजकर और दोनों आपस में गपशप करते रहते हैं, यानी विपरीत लिंग के तरफ आकर्षण। एक लड़का एक लड़की को दोस्त बनाना चाहता है और एक लड़की एक लड़के को दोस्त बनाकर और अपनी सारी बातें शेयर करना चाहता है। तो ये बड़ी, कहा जाता है कि ये जो होती है बड़ी संकट का भी काल होता है। अगर इसमें विपरीत लिंगी आकर्षण के प्रति संयम न रखा जाए तो हो सकता है कि उसका करियर भी समाप्त हो जाए, क्योंकि आपकी जो अवस्थाएं होती है बड़ी क्रिटिकल होती है, नाजुक होती हैं, और इस अवस्था में अगर आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं तो आपका जो महत्वपूर्ण करियर बनाने का समय होता है वह नष्ट हो जाता है और आप उस स्थिति पर आ जाते हैं जहां से आपका कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो ये ध्यान रखना था, माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसके जो होती है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, उस पर ध्यान रखा जाए, उसे रोका नहीं जाए बल्कि उसको समझाया जाए, बताया जाए और उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने में मशगूल किया जाए ताकि वो भूल जाए। सौंदर्य की अवस्था, ये बड़ी बेहतरीन अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर हमारी सरकार छूट दे दे तो हमारा क्लास रूम जो है क्लास न बनकर एक फैशन रूम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में हर लड़के अपना पूरा मेकअप करते हैं, अपने हमेशा कह सकते हैं कि स्मार्टनेस को दिखाने के प्रयास करते हैं, और लड़कियां भी कम नहीं होती, वो भी अपने स्मार्टनेस को पूरी तरह दिखाना चाहते हैं, अपने बालों का, अपने शारीरिक बनावट का, या विभिन्न प्रकार के क्रीम, लिपस्टिक या बहुत सारी चीजों का प्रयोग करती है, जिसके कारण वह भी एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने औपचारिक यहाँ पे व्यवस्था की है फॉर्मल ड्रेस का, जिसके कारण सभी एक रंग से लगते हैं, वहां पे एक नियम कानून होते हैं। तो ये बड़ी, यानी हर बच्चा जो होता है अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, अपने माता पिता, अपने समाज के दृष्टि में भी, न सुंदर केवल सौंदर्य के मामले में बल्कि हर नजर में वह जो होते हैं वह अपना गुण को इस तरीके से पेश करते हैं कि उनका ही इज्जत मिले, सम्मान मिले। तो ये सारे आपने देखा अवस्थाएं। इसके बाद और अवस्थाएं आती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है, लेकिन हमारे सीटेट यहीं तक क्वेश्चन को ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था से। बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन सीटेट में डाले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्या का हल करने के लिए सदा 24 घंटा तत्पर है। तो आप बने रहे, जहां भी रहे अच्छे से रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और पता ही है कोविड-19 का प्रकोप इतना बढ़ते जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी पर रहे और भीड़ भाड़ से बचे, और ज्यादा कोशिश करें कि घर पर रहे, बाजार न जाए, एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश न करे, और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाए, बाजार तो जाना ही भूल जाए। और अभी जितने भी शौक आराम की चीजें सबको भूल कर और अपने लक्ष्य की ओर लगिए। और अभी अच्छा मौका आपको सीटेट ने भी प्रदान किया है कि अभी आपके पास एक लंबा समय है, तो उतने दिन में आप बढ़िया तैयारी करें, और मैं उसके लिए तत्पर हूं। आप इस चैनल को देखें, लर्नराइज बाय VRP को, और जितने भी CDP के दिए गए वीडियो अपलोड कर दी गई एक एक करके देखें और अपनी सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से दूर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।